नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। सीतामढ़ी के बेलसंड में बदमाशों ने कानून को ताक पर रखकर बार बालाओं के साथ ठुमके लगाए, खुलेआम हथियार लहराया। मौका जन्माष्टमी का था और इस मौके पर भोरहा गांव के बदमाशों ने बार बालाओं के साथ ठुमके लगाए और तो और बार बालाओं ने पिस्टल को हाथ में लहराते हुए डांस किया। पूरे कार्यक्रम के दौरान कई बार हवाई फायरिंग भी की गई। आरोप तो यह भी लग रहा है कि इसके बारे में स्थानीय थाने को सूचना दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद इसकी जानकारी एसपी को दी गई, तब जाकर एसपी के निर्देश पर थाने में केस दर्ज किया गया और फिर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जिस पिस्टल को लहराया जा रहा था उसे भी बरामद कर लिया गया है। तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से सरेआम कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पिस्टल लहराकर किस तरीके से वहां पर डांस किया गया और इस वीडियो को किस तरीके से वायरल किया गया है। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। बाढ़ बिहार के कई जिलों में कहर मचा रही है। ऐसे में छपरा के तरैया प्रखंड से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जिससे आप पानी के प्रवाह का अंदाजा लगा सकते हैं। यहां पानी के तेज प्रवाह के कारण एक मकान मिनटों में ही ध्वस्त हो गया। यह मकान चंचलिया पैक्स अध्यक्ष विजय प्रकाश यादव का था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि हालात के मद्देनजर घर को पहले ही खाली करा दिया गया। कुछ दिन पहले मकान का कुछ हिस्सा ध्वस्त हुआ और अब कुछ और हिस्सा ध्वस्त हो गया है। बगहा में इंडो नेपाल बॉर्डर पर मौजूद वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से 1,84,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। पानी छोड़े जाने के बाद नौरंगिया के मिसरौली कोतरहा में कटाव तेज हो गया है। गंडक के कटाव से किसानों की सैकड़ों एकड़ खेत में लगी गन्ना और धान के फसल नदी में समा गए। गंडक के रौद्र रूप से किसान परेशान हैं। ठीक है, आप भी आइए, देखेंगे क्या हो रहा है। तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बाढ़ ने वहां पर तबाही मचाई है। देखते ही देखते किसानों की साल भर की मेहनत पर पानी फिर गया है। सैकड़ों एकड़ खेतों में लगी हुई गन्ने और धान की फसल पूरी तरीके से पानी में समा गई है। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। किसान मुसीबत में हैं, परेशान हैं। ठीक है, आप भी आइए, देखेंगे क्या हो रहा है। उधर उत्तर बिहार में गंडक नदी ने जो कहर बरपाया था उससे लोगों को राहत अभी तक नहीं मिली है। जिन जिलों पर गंडक का रौद्र रूप बरपा वो जिले आज भी कराह रहे हैं। बेतिया का कदमवा गांव की स्थिति तो ऐसी बनी है, महीने भर से ज्यादा हो गया लेकिन बाढ़ पीड़ितों तक सरकारी मदद के नाम पर कुछ नहीं मिला। उधर गोपालगंज में बैकुंठपुर के कई गांवों में फिर से पानी भरने लगा है। गंडक के कहर से अभी तक नहीं मिली राहत। बेतिया में कदमुआ गांव को मदद की दरकार। गोपालगंज और छपरा में फिर बढ़ने लगा पानी। समूचा उत्तर बिहार बाढ़ के पानी से कराह रहा है। महीना होने को है लेकिन राहत अभी तक नहीं मिली है। यह है बेतिया का कदमुआ गांव। इस गांव में आज के दिन भी पानी भरा है। घर बार पानी में डूबे हैं और बाढ़ पीड़ित सड़क और ऊंचे स्थान पर जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन अभी तक जिला प्रशासन की नजर इस गांव की ओर गई ही नहीं। मदद के लिए आज भी गांव के लोग तरस रहे हैं। यहाँ पर कोई भी पदाधिकारी जांचने नहीं आया कि यहाँ क्या हो रहा है, बाढ़ में कौन डूब रहा है, क्या मर रहा है, क्या खा रहा है। हम लोग सब बाले बच्चे रोड पर खाना बनाकर दूसरे घरों में सो रहे हैं।
बाढ़ अइले हो गई 1-1.5 महीना। अब बाढ़ के पानी में घुस गई बा, पानी नहीं निकला। बार बार मैंने थाना पर कहाँ कागज दिला पर भी लोग जांच में ना आए। गोपालगंज में गंडक नदी का जलस्तर 2 दिनों से बढ़ रहा है, जिससे बरौली, सिधवलिया, बैकुंठपुर प्रखंड के बाढ़ प्रभावित गांवों की समस्या फिर से बढ़ गई है। बैकुंठपुर प्रखंड के 24 गांवों में पानी फिर से बढ़ रहा है। ऊपर से 7 जगह जो तटबंध टूटा, वहां मरम्मत का काम नहीं हुआ, जिससे हालात और बिगड़ गए हैं। रहने का जगह नहीं है, सारा लोग बाहर निकल रखा है। बच्चा से लेकर औरत तक छाती भर पानी हिल कर जाती है, आती है। बहुत प्रॉब्लम है यहाँ। और हमारे गांव में पानी इतना तबाह कर दिया है, इसमें 10 से 11 घर गिर गया और कई लोग बाढ़ से घर प्रभावित हो चुका है। न खाने के लिए कोई व्यवस्था है, न नाव का व्यवस्था है। वहीं छपरा के बनियापुर की 10 पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हैं। घर बार में पानी भरा है। सिसई का सबसे बुरा हाल हो रखा है। कम्युनिटी किचन का संचालन हुआ, लेकिन 1 दिन बाद उसे बंद कर दिया गया है। राज्य सरकार है कि किसानों के इस समस्या पे अभी ध्यान नहीं दे रही, जिसके चलते किसानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ राकेश कुमार सिंह, जी मीडिया, छपरा। उधर खगड़िया और फारबिसगंज में भी बाढ़ से हालात बिगड़े हुए हैं। खगड़िया में 1.5 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है, तो वहीं फारबिसगंज में परमान नदी ने कहर बरपा रखा है। पूरे बिहार के 16 जिलों में बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। गंडक, बागमती के अलावा सीमांचल में कोसी और उसकी सहायक नदियों का रौद्र रूप इलाके में देखने को मिला है। तो वहीं खगड़िया में चारों तरफ से नदियों ने जिले की बड़ी आबादी को घेर रखा है। खगड़िया के 7 प्रखंड में 1.5 लाख से ज्यादा की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। सबसे ज्यादा बुरा हाल अलौली के बेलदौर और सदर प्रखंड का है। सदर प्रखंड के उत्तरी मांडर पंचायत के गांव में पानी भरा है। बाढ़ से बचने के लिए लोगों ने मचान बना रखा है और उसी पर रह रहे हैं। नहीं बांस, नहीं करो, नहीं यार कुछ मिले छे। सब कुछ के तो दिक्कत, पानी में ठहरा छिए। कोई आयल हो यहाँ? कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं। कोई नहीं। वहीं फारबिसगंज में परमान नदी ने कहर बरपा रखा है। पूर्वी भाग में सामने सड़क टूट गई। कई जगह सड़कों को बचाने का काम चल रहा है। कटाव तेज होने से सड़कों के वजूद पर खतरा मंडरा रहा है। अभी मैं खवासपुर से हरिजन टोला जाने वाली सड़क मार्ग पर परमान नदी के ठीक किनारे खड़ा हूँ। ये परमान नदी है। परमान नदी यहाँ पर सड़क से बिल्कुल सट के निकली है, बिल्कुल करीब से निकली है। और परमान नदी का कटाव यहाँ काफी तेज होता है। जो पीछे आप स्थिति देख सकते हैं, परमान नदी के कारण मिट्टी यहाँ कट चुकी है। कुमार नितेश, जी मीडिया, फारबिसगंज। बाढ़ से बिहार बेहाल है। हालात अभी ठीक नहीं हुए हैं। सूबे के 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, खगड़िया, सारण, समस्तीपुर, सीवान, मधुबनी, मधेपुरा और सहरसा जिला बाढ़ से प्रभावित है। इन बाढ़ प्रभावित जिलों के 130 प्रखंड के 1317 पंचायतों में बाढ़ का पानी घुस गया। कुल 81,67,000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। इधर 5,50,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। बाढ़ प्रभावित इलाके में सिर्फ 6 राहत शिविर का संचालन किया जा रहा है। इसमें 5,198 लोगों ने शरण ली है, जबकि बाढ़ प्रभावित इलाकों में 478 कम्युनिटी किचन का संचालन हो रहा है। इसमें 3,73,000 से ज्यादा लोगों को भोजन दिया जा रहा है। अभी तक बाढ़ में डूबने से 25 लोगों की मौत हुई है। वहीं राहत बचाव के काम में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 27 कंपनियां तैनात हैं। गंगा नदी उफान पर है और जिस रौद्र रूप में गंगा अब बह रही है, उसे देखकर कई जिलों में लोग दहशत में हैं, डरे हुए हैं। खासकर पटना, भोजपुर, मुंगेर, भागलपुर, ये वो जिले हैं जहां गंगा का कहर टूट सकता है। हालांकि हालात का जायजा लेने के लिए जल संसाधन मंत्री संजय झा पटना के कई इलाकों में पहुंचे। गंगा में उफान से दहशत में लोग। पटना के कंगन घाट पर चढ़ा पानी। भोजपुर और मुंगेर में कटाव तेज।
बिहार में गंगा नदी उफनाई हुई है और गंगा के इस रौद्र रूप से लोग दहशत में हैं। ये पटना सिटी का कंगन घाट है और इस घाट पर गंगा का पानी तेजी से चढ़ता जा रहा है। यहाँ पर गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालात गंभीर हैं, लिहाजा घाट पर सुरक्षाकर्मी को तैनात कर दिया गया है। हम लोग देख रहे हैं कूड़ा कचरा गंगे जी में नहीं डाले, बच्चे लोग नहीं नहाए, मना करते हैं कूड़ा कचरा डालना और गंगे जी में नहाता है बच्चे लोग। गंगा के इस रौद्र रूप की जानकारी मिली तो जल संसाधन मंत्री जलस्तर का निरीक्षण करने पहुंचे। अधिकारियों से जानकारी ली, फिर कहा कि अभी गंगा खतरे के निशान से नीचे है। वहीं भोजपुर में गंगा किनारे कटाव से स्थिति गंभीर हो गई है। बड़हरा प्रखंड के सोहरा पंचायत के सैकड़ों एकड़ खेत गंगा में विलीन हो चुके हैं। स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि हर साल गंगा से कटाव की स्थिति बनती है, लेकिन सरकार की तरफ से इसे रोकने के लिए कोई ठोस इंतजाम नहीं किया जाता है। ये कटाव चले आ रहा है बराबर। हम लोगों का 2 बार से 3 बार मकान गंगा नदी में विलीन हो गया, 1 रुपए का मुआवजा नहीं मिला। कटाव के चलते हम लोगों को बहुत दिक्कत है। 3rd जनरेशन के बंदे हैं। हमारी जो 2 जनरेशन रही है वो सर बाढ़ के कटाव से पीड़ित रही है। उधर मुंगेर में पिछले 5 दिनों से गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गंगा के बढ़ते जलस्तर से निचले इलाके और दियारा में रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है। हालात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि मुंगेर के चंडिका स्थान में भी गंगा का पानी प्रवेश कर गया है। मंदिर जो है 6 महीने से मंदिर बंद है, जिस कारण पब्लिक को भी पूजा करने में काफी दिक्कत हो रही है। माँ का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। गंगा में जिस तेजी से पानी बढ़ रहा है उससे पटना समेत 3 जिलों पर बाढ़ का संकट मंडरा रहा है। खासकर किनारे और दियारा इलाके में रहने वालों की परेशानी बढ़ गई है। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से हालात पर नजर रखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत गया पहुंचे, जहां वो कोविड अस्पताल यानी कि अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज गए और वहां का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रधान सचिव ने कोरोना मरीजों को लेकर की गई व्यवस्था की जानकारी दी। इससे पहले प्रधान सचिव ने मगध मेडिकल कॉलेज पहुंचकर डीएम अभिषेक सिंह, कमिश्नर असंगुबा चुबा आओ और अस्पताल के डॉक्टर्स के साथ विशेष बैठक की। सारी जानकारी लेने के बाद प्रधान सचिव ने कोरोना के लेवल 1 के मरीजों से बात की। इस दौरान प्रधान सचिव ने कहा कि कोरोना से बिगड़े हालात पर नजर रखी जा रही है और जो भी खामियां हैं उन्हें दूर करने की कोशिश हो रही है। यहाँ पर जो भी व्यवस्था हमने देखी है काफ़ी संतोषप्रद है और निरंतर यहाँ काम चल रहा है और पूरी टीम के रूप में ये लोग काम कर रहे हैं। जो आज कुछ सुझाव और कुछ अनुरोध विभाग से मांगे गए हैं, हम लोग उसको निश्चित रूप से यथाशीघ्र उपलब्ध करा देंगे। बिहार में कोरोना का कहर जारी है। बिहार में 24 घंटे के अंदर 10 लोगों की मौत हुई है। मौत का आंकड़ा बढ़कर 568 पहुंच गया है। पटना में 24 घंटे के अंदर 7 लोगों की मौत हुई है। पटना में मरने वालों की संख्या 114 पहुंच गई। बिहार में रिकवरी रेट बढ़कर 75% हो गया। बिहार में 24 घंटे के अंदर 2884 मामले सामने आए। कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,12,759 पहुंची। पटना में 24 घंटे के अंदर 422 नए मामले सामने आए। पटना में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 17,721 हो गई। अब तक कुल 84,578 मरीज ठीक हुए हैं। बेगूसराय में कोरोना संक्रमित 2 महिला मरीज की मौत के बाद शवों को ठेले पर दाह संस्कार के लिए भेजने का मामला सामने आया। दोनों महिलाएं तेघड़ा थाना इलाके की रहने वाली हैं और दोनों के कई परिजन भी कोरोना संक्रमित हैं। लिहाजा शव को ठेले से दाह संस्कार के लिए तेघड़ा थाना क्षेत्र के अयोध्या गंगा घाट भेजा गया, जहां कुछ लोगों ने कोरोना संक्रमितों के दाह संस्कार से इनकार कर दिया। इसके बाद ठेला चालक सड़क पर शव के साथ घंटों इंतजार करता रहा। इस दौरान स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना तेघड़ा थाना और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सक को दी, जिन्होंने बाद में कहा कि शवों को प्रोटोकॉल के तहत ही दाह संस्कार के लिए ले जाया गया।
एक लावारिस लाश ठेला पर रखा हुआ है, जिसका मौत कोरोना से हुआ है। घाट पर जलाने के लिए गया तो घाट पर से पता नहीं कौन वहां से और सामाजिक तत्व ने इसको वहां से भगा दिया है। ठेला वाला ठेला छोड़ के भाग गया, लाश यहाँ पर पड़ा हुआ है। डेड बॉडी कवर चेन वाला वो प्लास्टिक का आता है, वो सब से सील उल करके सैनिटाइज करके वो सब सील उल करके पीपी किट वगैरह उनके परिवार को दे करके लाश को जो है जलाने के लिए वो लोग ले गए। राजधानी पटना में लॉकडाउन के दौरान कॉलेजों में एडमिशन का दौर शुरू हो गया है, लेकिन एडमिशन के दौरान कॉलेजों में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। ये पूरा मामला पटना सिटी के रामेश्वर दास पन्ना लाल महाविद्यालय की है। इस तस्वीर को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस भीड़ के कारण संक्रमण का खतरा कितना बढ़ सकता है। यहां तक कि कॉलेज प्रशासन की तरफ से भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दूसरी तरफ कॉलेज प्रशासन पर छात्रों का आरोप है कि एडमिशन में अवैध वसूली की जा रही है, जिससे छात्राओं में काफी गुस्सा है। नहीं हो रहा है और अदर कॉलेज में 12th में एडमिशन नहीं लिया गया और यहाँ पे लिया गया जो कि 1640 रुपये लिया गया। बाकी कॉलेज में नहीं हुआ, इतना पैसा नहीं लिया जा रहा। तो अदर काफी लड़कियां कल लौट गई इसी कारण घर पे कि पैसा उन लोगों के पास था नहीं। लग रही है और का कोई पालन नहीं हो रहा है और हम लोग को बोला भी जाता है, एक तो धूप में बाहर खड़े रहते हैं कोई और टीचर 1640 रुपये लिया गया है। और फिर हम लोग को राजेश सर से मैं बात की तो सर बोले हैं कि 1925 रुपया फॉर्म का लगेगा, उसमें 200 रजिस्ट्रेशन फॉर्म का और 1700 फॉर्म का लगेगा, जबकि पेपर में आया है कि 220 रुपया फॉर्म का लगेगा। पटना सिटी के चौक थाना इलाके में जमकर बवाल हुआ। दरअसल रजक टोले इलाके में एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। इसके बाद परिवार वालों ने बवाल काट दिया। अशोक राजपथ पर शव रखकर सड़क को जाम कर दिया और खूब हंगामा किया। पीड़ित परिवार वालों का आरोप है कि दहेज की खातिर महिला की हत्या कर दी गई। इधर हंगामे की खबर मिली तो पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। गुस्साए लोगों के शांत कराकर जाम को खुलवाया गया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपी के घरवाले केस वापस लेने का लगातार दबाव बना रहे हैं। कौन धमकी दिया? लड़का वाला। क्या बोला आगे? रात में अभी आया, दूसरा बाइक से गली में घूम के गया है और सब लाने से पहले गली में बोल के गया कि केस वापस लेने के लिए। नियोजित शिक्षकों की मांग पूरी होने के बाद अब ठेके पर बहाल कर्मी भी अपनी मांग को लेकर आवाज बुलंद करने लगे हैं। सालों से ठेके पर काम कर रहे कंप्यूटर ऑपरेटर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उच्च स्तरीय कमेटी की अनुशंसा को लागू करने की मांग की गई। कंप्यूटर ऑपरेटर से बात की हमारे संवाददाता नवजीत ने। बातों को याद दिलाया है जिन्होंने वो 2015 में श्री चौधरी कमेटी का गठन किए थे कि तमाम संविदा कर्मियों को सर्विस की गारंटी दी जाएगी, जिसका प्रतिवेदन भी वर्ष 18 में सौंपा गया। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ऐतिहासिक गांधी मैदान में इसकी घोषणा की गई कि कमेटी के प्रतिवेदन को हूबहू सरकार ने मान ली है। हम लोग को बहुत एक आशा और उम्मीद जगी थी कि हम लोगों की सेवा भी अब नियमित हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अभी तक वो मामला विचाराधीन है और अभी तक हम लोग प्रतीक्षारत हैं और हम लोग के संबंध में अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई है। हालांकि कोरोना को लेकर नेताओं की बेचैनी बढ़ी हुई है। राज्य में महामारी को देखते हुए 6 सितंबर तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। ऐसे में नेताओं के लिए जनसंवाद करना मुश्किल हो गया है। कुछ ऐसा ही हुआ। कई पार्टियों को मिलाकर बनाया गया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि यूडीए के साथ। दरअसल इस गठबंधन का नेतृत्व कर रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा के साथ पूर्व सांसद अरुण कुमार, पूर्व सांसद रेणु कुशवाहा, पूर्व सांसद नागमणि, पूर्व सांसद देवेंद्र यादव समेत दर्जनों नेता बक्सर पहुंचे। लेकिन इन लोगों को कोरोना के कारण जनसंवाद करने की प्रशासन से अनुमति नहीं मिली। इसके बाद यूडीए ने सरकार और प्रशासन पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। बिहार में समय पर चुनाव कराने की तो एक बड़ी अजीबोगरीब परिस्थिति पैदा हो गई बिहार में। बिहार में लॉकडाउन बढ़ाकर 6 सितंबर तक कर दिया गया। 6 सितंबर तक कोई राजनैतिक गतिविधि नहीं होगी।
कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होगा, लेकिन चुनाव होगा। ये विडंबना है। अब आप जानते हैं कि चुनाव में जब राजनीतिक दलों के लोग और खास करके उम्मीदवार जाते हैं जनता के बीच में, तो दो तरफा संवाद होता है। हम कह रहे हैं आप 15 साल की तुलना, जो लालू जी की काल का आप तुलना कर रहे हैं कि लालू जी बहुत खराब थे, उनका 15 साल का पीरियड अगर बहुत खराब था तो 2015 में गले मिलने की उनसे क्या जरूरत थी? और आपने गले मिलके ये साबित कर दिया कि ही इज नॉट बैड, वो बुरे नहीं थे, वो बुरे नहीं हैं। आपने ये साबित कर दिया, इसलिए आप अगर ये बोलते हैं तो गलत बोलते हैं, आपको ये नहीं बोलना चाहिए। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी। बुधवार को इस संबंध में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस की जांच का अधिकार सीबीआई को है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने बिहार में दर्ज की गई एफआईआर को भी सही ठहराया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस को सीबीआई जांच में सहयोग करने का फरमान सुनाया। मतलब यह है कि पटना में दर्ज एफआईआर के आधार पर ही सीबीआई जांच आगे बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र सरकार को झटका। सुशांत सिंह केस की जांच सीबीआई के हवाले। सुशांत, सीबीआई और सुप्रीम फैसला। तो तय हो गया कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई, इसकी जांच सीबीआई करेगी। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ये आदेश दिया कि पटना में दर्ज एफआईआर सही है और मुंबई पुलिस इस केस में सीबीआई को सहयोग करेगी। लेकिन इन सब के बावजूद कोर्ट ने सबसे बड़ी बात यह कह दी है कि इस सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को हम अपने कोर्ट का भी स्टैंप दे रहे हैं और कोर्ट की तरफ से भी कह रहे हैं कि ये सीबीआई से ही होनी चाहिए। दरअसल 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब फैसला सुनाते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि बिहार पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की वह सही थी। सीबीआई जांच की सिफारिश भी कानून के मुताबिक की गई। मुंबई पुलिस जांच में सहयोग करे, जो भी सबूत जुटाए हैं उन्हें सीबीआई को सौंपे। कोई और एफआईआर दर्ज होती है तो उसकी जांच भी सीबीआई करेगी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुंबई पुलिस ने बिना एफआईआर किए धारा 174 के दायरे को बढ़ाने का प्रयास किया। इससे लगता है कि मुंबई पुलिस की तरफ से संज्ञेय अपराध की कोई जांच नहीं की जा रही है। कोर्ट के बयान के मुताबिक धारा 174 के तहत पुलिस जांच नहीं, सिर्फ पूछताछ कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट में इसके खिलाफ चुनौती देने के लिए स्वतंत्रता मांगी। इससे सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। इसके बाद अब महाराष्ट्र सरकार के पास अब ये आदेश मानने के अलावा और कोई चारा नहीं है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।